वंशागति क्या होती है भाई? लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी जंतु से संतति में जाना क्या कहलाता है? वंशागति, है ना। जो भी लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? वंशागति। इसको क्लियर डेफिनेशन के तौर पर कैसे लिखोगे? जो लक्षण है, लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी किससे जा रहे हैं? जनक से किस में जा रहे हैं? संतति में जा रहे हैं। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? वंशागति की। क्या कहते हैं? वंशागति की। और क्योंकि जो वंशागति की होती है ये आनुवांशिकी का क्या होती है? आनुवांशिकी की इकाई क्या होती है? इकाई, है ना। जनरली जो आनुवांशिकी होती है उसकी इकाई क्या कहलाती है? आपकी वंशागति की, है ना। और वंशागति की भी इकाई क्या होती है? जीन, है ना। ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो किसके कारण जाते हैं? जिन के कारण जाते हैं। किसके कारण जाते हैं? जिन के कारण, है ना। अब यहाँ पर विविधता का मतलब क्या है? तो यहाँ पर जो लक्षण जा रहे हैं इन लक्षणों में जो भी विविधता है, विभिन्नता का मतलब क्या हुआ? लक्षणों में जितनी विभिन्नताएं आएगी तो वहां पर आपकी जो विविधता है वो उतनी ही ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। जैसे किसी पैरेट के बाल कैसे हैं? काले हैं, तो उनकी जो संतति होगी उनमें भी जो बाल कैसे होंगे? काले होंगे, है ना। परंतु यदि एक से अधिक पुत्र है या पुत्री है, जो भी संतति है, उनकी संतति में आपस में विभिन्नताएं देखोगे तो सबके फेस एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते, है ना। बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है? डिफर कर जाती है ना। क्लियर? ठीक, आएगा बात यहाँ तक समझ में। अब हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? ओवरव्यू। हमने इस चैप्टर का नाम समझ लिया। चैप्टर का नाम क्या है आपका? वंशागतिकी एवं विविधता के सिद्धांत। तो वंशागति किस प्रकार से हो रही है, क्या क्या इसके पीछे सिद्धांत छिपे हैं, वो सारे सिद्धांत अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा विविधता किसी में किस प्रकार से आ रही है, इस विविधता को भी अपने को इसी चैप्टर में पढ़ना है ना। यदि यहाँ पर बात करें चैप्टर ओवरव्यू की, किसकी बात कर रहे हैं? चैप्टर ओवरव्यू की, किसकी बात कर रहे हैं? चैप्टर ओवरव्यू। यहाँ पर चैप्टर ओवरव्यू क्या है भैया आपका? परिचय। क्या है? परिचय, है ना। परिचय। दूसरा यहाँ पर अपने को किसके बारे में बात करनी है? मेंडल के बारे में। किसका परिचय लेना है? मेंडल का। क्यों? क्योंकि लगभग मेंडल ने यहाँ पर वंशागति से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्या दिए हैं? नियम दिए। सेकेंड थिंग यदि हम बात करें तो यहाँ पर मेंडल के वंशागति के नियम क्या पढ़ने हैं आपको? मेंडल के वंशागति के नियम क्या पढ़ने हैं? मेंडल के वंशागति के नियम। और मेंडल के वंशागति के नियम में कौन से पढ़ने हैं हमको? एक तो सबसे पहला पढ़ना है कौन सा? प्रभाविता का नियम। कौन सा पढ़ना है? प्रभाविता का नियम। दूसरा आपको पढ़ना है क्या? पृथक्करण का नियम या पृथक्करण का सिद्धांत या नियम। और तीसरा आपने को पढ़ना है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, है ना। ये चीजें अपने को पढ़नी है। ठीक, अब कुछ ऐसे नियम भी बाद में मेंडल के बाद भी कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी आए जिन्होंने इसको कुछ आधारों पर क्या ठहराया? गलत। तो जो मेंडल के नियमों से कुछ हटकर बात कही गई उसे क्या कहा गया? मेंडल के विचलन। क्या कहा गया? मेंडल के विचलन। क्या कहा गया? मेंडल के विचलन। और इनमें आपके 3 नियम पढ़ने हैं। आपको कौन कौन से नियम पढ़ने हैं? अप्रभाविता का नियम। क्या पढ़ना है? अप्रभाविता के नियम। दूसरा हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है? दूसरा हमको पढ़ना है यहाँ पर सहप्रभाविता का नियम। सहप्रभाविता का नियम। और तीसरा हमको क्या पढ़ना है यहाँ पर? तीसरा हमको पढ़ना है सहलग्नता या पुनः
इसी को क्या कहते हैं, पुनर्संयोजन का नियम, है ना। ये किसके, मेंडल के विचलन नियम है। फिर लास्ट फिफ्थ टॉपिक हमको क्या पढ़ना है, लिंग निर्धारण। क्या पढ़ना है, लिंग निर्धारण, कि यहाँ पर किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होगा, है ना। और इसमें हमको किसका किसका पढ़ना है, पक्षी का पढ़ना है, कीट का पढ़ना है, मनुष्य का पढ़ना है, और किसका पढ़ना है, मधुमक्खी का। किसका पढ़ना है, मधुमक्खी का। क्लियर हुई के बाद लास्ट 6 टॉपिक हमको क्या पढ़ना है, आनुवांशिक विकार। क्या पढ़ने हैं, आनुवांशिक विकार। क्या पढ़ने हैं, आनुवांशिक विकार। क्या पढ़ना है हमको, आनुवांशिक विकार। पॉइंट क्लियर हो गया। ये हमारे चैप्टर की क्या रहेगी, थीम। क्लियर। चलो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मेंडल का परिचय। इसकी बात कर रहे हैं, मेंडल का परिचय, है ना। मेंडल का परिचय में यदि हम बात करें, एग्जाम में आ जाता है जॉन बेनार्ड मेंडल कौन थे, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी, है ना। मेंडल के वंशागति के नियम क्या है, मेंडल के वंशागति के नियम, है ना। मेंडल के वंशागति के नियम ये किसने दिए थे, यहाँ पर किसके नाम पर है, मेंडल के नाम पर है, तो किसने दिए होंगे, मेंडल ने। ब्रोंगोर, क्या नाम है, ब्रोंगोर जॉन मेंडल। क्या नाम है, ब्रोंगोर जॉन मेंडल, है ना। ठीक, क्लियर। ये कहाँ के थे, ये जर्मन के थे। कहाँ के थे, जर्मन, है ना। जर्मन ऑस्ट्रेलियाई पादी थे। क्या थे, पादी। पादी का मतलब क्या होता है, जो चर्च में क्या बोलते हैं उसको, चर्च में जो होते हैं पादी, है ना, वो पादी थे। कौन, जॉर्ज बेनार्ड मेंडल, है ना। फिर तीसरा कि उस चर्च के बाहर एक क्या था, उद्यान था। क्या था, उद्यान, है ना। और इस उद्यान में इन्होंने कौन सा प्रयोग किया, मटर का प्रयोग किया। क्या किया, मटर का प्रयोग किया। मटर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, पाइसम। क्या होता है, पाइसम सटाइवम। क्या होता है, पाइसम सटाइवम। क्या होता है, पाइसम सटाइवम। क्या होता है, पाइसम सटाइवम, है ना। और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो लगभग कितने वर्ष तक किया, 7 वर्ष तक किया। कब से कब तक, कब से कब तक, 1856 से लेकर 1863 तक। कुल कितने साल किए इन्होंने, 7 साल, है ना। और 7 साल में इन्होंने अपने जो भी प्रयोग किए उन प्रयोगों को 1865 में एक पुस्तक थी, पत्रिका, है ना, वहाँ की जो लोकल अखबार था उस पत्रिका में यहाँ पर क्या किया, प्रकाशित किया। क्या किया, प्रकाशित किया, है ना। अब सोचो किसी व्यक्ति ने अपने 7 साल की मेहनत किसी पत्रिका में क्या कर दी, प्रकाशित कर दी। परंतु उस समय जो पर्यावरणवाद का सिद्धांत जो चल रहा था कि डार्विन ने जो विकासवाद का सिद्धांत दिया था कि भाई वही संतति या वही जीव आगे की तरफ बढ़ पाएगा जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विभिन्नताएं एक्सेप्ट करेगा, है ना। इसीलिए किसी भी जीव की अस्तित्व की जो सबसे बेसिक नीड होती है वो क्या होती है, जैव विविधता। जितनी अधिक उसमें विविधता होगी वो उतना लंबा सर्वाइव करेगा। यदि उसमें विविधता अडॉप्ट करने का गुण नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आई क्या बात समझ में, क्लियर हुआ क्या। चलो नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पर, तो इस समय कौन फेमस था ज्यादा, आपका डार्विन, है ना, जो डार्विनवाद। इस कारण इनकी जो प्रकाशित पत्रिका थी, कौन सी, प्रकाशित पत्रिका, इसमें कोई विशेष रुझान किसी ने नहीं दिखाया, क्योंकि इस समय कौन ज्यादा फेमस चल रहा था, आपका डार्विन। कौन चल रहा था, डार्विन। तो सब लोग किसकी थ्योरी पर काम करते थे, देखते थे, पढ़ते थे, डार्विन की, है ना। तो यहाँ पर इनकी इस थ्योरी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब ये बेचारे मालूम आ गए, है ना। उसके बाद 1900 में जाकर कोई 3 अलग से साइंटिस्ट यहाँ पर इनकी इस पत्रिका में जो पढ़ा हुआ है उसको रिसर्च करते हैं, है ना। पहले तो उनकी खुद की रिसर्च चल रही थी और उस रिसर्च के बहुत आगे तक की सोच किसमें दिखाई गई, इस पत्रिका में, है ना। तो जब उन्होंने ये देखा, किसने देखा था यहाँ पर, 1900 में, किसने देखा था, 1900 में
पुनः प्रकाशित हुई थी, है ना। 1900 में पुनः प्रकाशित हुई थी और इनको प्रकाशित करने वाले कौन थे भाई? यहाँ पर 3 थे। हायो डी ब्रिज, दूसरे थे आपके कार्ल ऑरेंज। कौन थे? कार्ल ऑरेंज और एरिक वॉन सेरमैन। कौन थे? एरिक वॉन सेरमैन, है ना। अब यहाँ पर जब 1900 में दोबारा इनकी जो रिसर्च थी तो पुनः प्रकाशित की गई, किसके द्वारा? 3 लोगों के द्वारा। 3 लोगों के नाम क्या है? ब्रिज कॉरेंस और सेरमैन। क्या है नाम? ब्रिज कॉरेंस और सेरमैन, है ना। हायो डी ब्रिज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन सेरमैन। पढ़ते नहीं आएगा तो लिखोगे कैसे? इसीलिए 1900 में जाकर इनको एक सम्मान के तौर पर क्या कहा गया? आनुवांशिकी का जन्म कहा गया। क्या कहा गया? आनुवांशिकी का जन्म कहा गया। पॉइंट क्लियर हो गया था? चलो आगे चले। तो यहाँ पर अब मेंडल के प्रयोग समझने हैं। क्या समझना है हमको? मेंडल के प्रयोग, है ना। अब मेंडल के प्रयोग समझने से पहले मेंडल के नियम की विशेषताएं क्या है? मेंडल के नियम की विशेषता क्या है? क्या ऐसा कारण था जो इतने फेमस हुए इनके नियम, है ना। तो एक तो सबसे पहली बात, इन्होंने उद्यान मटर के पौधे पर क्या किया था? काम किया था। 7 साल तक लगातार वहां पर अलग अलग संकरण करा कर क्या कर रहे थे? मटर के पौधों के लक्षण को चेक कर रहे थे, है ना। दूसरी बात थी कि इनके जो प्रयोग थे वो गणितीय और संख्यात्मक विश्लेषण पर थे। गणितीय और संख्यात्मक विश्लेषण पर थे। इस पर थे गणितीय और संख्यात्मक विश्लेषण पर आधारित थे। अब चूंकि कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट मैथमेटिकली बात करे तो ये बात लोगों को हजम होगी क्या? नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर सेम यही थिंग हुई कि जो मेंडल का जो प्रयोग था गणितीय और संख्यात्मक विश्लेषण पर आधारित था। तो जो मैक्सिमम बायोलॉजिस्ट थे, है ना, वो बायोलॉजी वाले जितने भी प्रोफेसर थे वो सब इनकी इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे, है ना। और जब तक समझा तब तक वो खुद चले गए, है ना। इसीलिए बाद में यहाँ पर उनको इसका क्रेडिट दिया गया कि भैया वास्तव में आनुवंशिकी के बारे में बहुत पहले से एक व्यक्ति ने बता दिया जिसका नाम क्या है? मेंडल। अर्थात इनको क्या कहा गया? आनुवंशिकी का जन्म। तीसरी बात करें कि इन्होंने 7 साल तक प्रयोग किए, तो 7 साल तक इनके जो नमूने थे, नमूनों की संख्या कैसी थी? ज्यादा। क्या थी? नमूनों की संख्या कैसी थी? विशाल थी, ज्यादा थी, है ना। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा था कि मेंडल के नियम की विशेषताएं क्या थी, 3 विशेषताएं लिख देना। एक, उद्यान मटर पर आधारित था और मटर का पौधा जो कि 1 वर्षीय होता है, अभी इस पर भी बात कर रहे हैं। गणितीय और संख्यात्मक विश्लेषण की बात कर देंगे। नमूनों की संख्या कैसी थी? विशाल। 7 साल तक जितने भी नमूने यहाँ पर देखे गए उसके आधार पर ये तैयार किए गए। अब दूसरी बात यहाँ पर कि मटर का पौधा ही क्यों लिया इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? मटर का पौधा क्यों? इसके अलावा कोई दूसरा क्यों? यहाँ पर सबसे पहली बात याद रखना, ये पौधा कैसा होता है? 1 वर्षीय। कैसा होता है? 1 वर्षीय। यदि इसके अलावा आपको दूसरा पेड़ लेते 2 वर्षीय 3 वर्षीय, तो वहां पर नमूनों की संख्या कैसी हो जाती? कम। और यहाँ पर समय कैसा लगता है? ज्यादा। और वैलिड अप्रोच पर हम नहीं पहुंच पाते, ठीक। दूसरी बात कि इसको सरलता से उगाया जा सकता था। कैसे उगाया जा सकता था? सरलता से उगाया जा सकता था, है ना। तीसरी यदि बात करें हम, इनका स्वसंकरण और कृत्रिम परागण करना आसान था। क्या था? कृत्रिम परागण, है ना। मतलब वायु की इनके माध्यम से परागण नहीं भी हो रहा है तो भी उसके बावजूद यहाँ पर क्या करना हो जाना चाहिए था? हो जा रहा था कृत्रिम परागण। हम हाथ से पॉलिनेशन की क्रिया कर सकते हैं, है ना। अब परागण क्या है अपन पुराने चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, है ना। नेक्स्ट यदि बात करें यहाँ पर, तो इन्होंने इतने 7 जोड़ी
विपर्यासी लक्षण लिए। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी वीरप्यासी लक्षण लिए। वीरप्यासी का मतलब कि एक लक्षण के दो अलग अलग क्या दिखाई देगी? प्रवृत्ति, है ना। तो उन्हीं को क्या कहा गया? 7 जोड़ी वीरप्यासी लक्षण, है ना। जैसे मैंने बोला ऊंचाई ली, क्या ली? ऊंचाई। तो ऊंचाई के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होंगे? या तो ऊंचे या तो बौने, है ना। लंबाई अधिक होगी या तो कैसे होंगे? बौने होंगे। यदि मैंने बोला कि इनके बीज के आधार पर बात कर ले तो बीज कैसे होंगे? एक गोल होंगे और स्वस्थ होंगे। और कैसे होंगे? गोल, स्वस्थ और पीले होंगे, है ना। और यदि कमजोर होंगे तो कैसे होंगे? हरे, झुर्रीदार, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट टॉपिक क्या देख रहे हैं? वीरप्यासी लक्षण। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? है ना। आई के बाद समझ में। अब क्या देख रहे हैं अपन? वीरप्यासी लक्षण। कितने वीरप्यासी लक्षण देखे थे इन्होंने? 7, है ना। यहाँ पर पौधा, जो पौधा है, पौधे की क्या देखी? ऊंचाई। ऊंचाई में आपका 2 लक्षण होते थे, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, है ना। यदि प्रभावी की बात करें तो लंबा कैसा हो जाएगा? ऊंचाई में लंबा कैसा हो जाएगा? प्रभावी किसको कहेंगे? मेंडल ने कहा कि यदि कोई अप्रभावी या प्रभावी दोनों लक्षण यदि किसी में साथ में इंटर हो रहे हैं तो जो लक्षण हमको दिखाई देगा उसी लक्षण को अपन क्या कहेंगे? प्रभावी। मतलब कहने का मतलब लंबे और बौने पौधे का मैंने यदि संकरण कराया तो कौन सा परिणाम दिखाई देगा? लंबा। कौन सा परिणाम दिखाई देगा? निश्चित है। क्यों? क्योंकि लंबा बौने पर क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा। इस तरीके की बात इन्होंने की। दूसरी बात यहाँ पर की पौधे के पुष्प की। इसकी बात की पुष्प की, है ना। तो पुष्प यहाँ पर रंग और स्थिति की बात की। किसकी बात की? रंग और स्थिति की, है ना। यदि इन्होंने कहा कि यदि बैगनी रंग है, कौन सा रंग है? बैगनी रंग। मतलब बैगनी रंग हो और सफेद रंग हो, इनमें प्रभावी कौन हो जाएगा? बैगनी। मतलब सब बैगनी रंग के पौधे फूल और इसका सफेद रंग के फूल का संकरण कराया जाए तो हमेशा कौन दिखाई देगा? नई संतति में कौन दिखाई देगा? बैगनी, है ना। कौन दिखाई देगा? बैगनी, है ना। तो यहाँ पर जो बैगनी रंग क्या हो जाएगा? आपका प्रभावी। यदि स्थिति की बात करें तो स्थिति में यहाँ पर 2 तरीके की स्थिति देखी गई, अक्षीय और अन्य। अक्षीय और अन्य। अक्षीय मतलब अक्ष पर। अक्ष पर का कहने का मतलब इस तरीके से, है ना। इस तरीके से यहाँ पर क्या लगे हैं? फ्लावर्स। क्या लगे हैं? फ्लावर्स। तीसरी बात कर रहे हैं कि किसकी? बीज की। किसकी बात कर रहे हैं? बीज की। अब बीज में मैंने बोला यहाँ पर कि इनका रंग और रंग के साथ साथ इनका आकार। रंग और आकार क्या देखेंगे? रंग और आकार। तो ऐसे बीज जिनका रंग कैसा था? हरा था। कैसा था? हरा। वो कैसे थे? प्रभावी। और जिनका रंग कैसा था? पीला। वो कैसे हो गए? अप्रभावी। कैसे हो गए? अप्रभावी। आकार की यदि बात करें तो इनका आकार कैसा था? गोलाकार। कैसा था? गोलाकार। और इनका कैसा था? झुर्रीदार। कैसा था? झुर्रीदार। कैसा था भाई? झुर्रीदार। यहीं पर यदि इनकी फली की बात करें, फली की बात करें तो फली को फली का क्या देखा है इन्होंने? रंग। और दूसरा क्या देखा इन्होंने? आकार, है ना। फली का रंग यदि कैसा आ रहा है? पीला। कैसा आ रहा है? पीला। तो वो प्रभावी रंग है। और यदि हरा आ रहा है तो कैसा हो जाएगा? हरा आ रहा है तो कैसा हो जाएगा? अप्रभावी, है ना। आकार यदि कैसा है? फूला हुआ है। कैसा है? फूली हुई है यदि फली तो वो कैसी होगी? फूली हुई मतलब पूर्ण रूप से भरी हुई है, दाना उसमें भरा है। और सिकुड़ा हुआ होगा तो कैसा होगा? अप्रभावी। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? तो यहाँ पर बात आई कि इसके 7 वीरप्यासी लक्षण की। तो 7 वीरप्यासी लक्षण कौन कौन से आपके? पौधे की ऊंचाई, पुष्प का रंग और स्थिति, बीज का रंग और आकार, फली का रंग और आकार। यदि पौधे की बात करें ऊंचाई में तो ऊंचाई कैसी होगी? लंबी और मौनी। लंबा क्या होगा? प्रभावी होगा, है ना। रंग की बात करें पुष्प की तो बैगनी रंग होगा तो प्रभावी और सफेद रंग होगा तो
प्रभावी। स्थिति की बात करें तो यहाँ पर अच्छी और अन्य। रंग की बात करें तो रंग कैसा होगा, किसका, बीज का रंग यदि हरा है तो प्रभावी और पीला है तो अप्रभावी। आकार यदि गोलाकार है तो प्रभावी और झुर्रीदार है तो अप्रभावी। फली का रंग यदि पीला है तो प्रभावी और हरा है तो अप्रभावी। आकार यदि फली का खुला हुआ है तो इसका मतलब वो स्वस्थ है, मतलब वो प्रभावी है, और सिकुड़ा हुआ है मतलब वो अप्रभावी। पॉइंट क्लियर। ये 7 क्या है आपके वीरव्यासी लक्षण। पॉइंट समझ में आया क्या। अब यहाँ पर कुछ बहुत जरूरी है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है और यहाँ पर छोटी छोटी टर्म है जिनको समझना जरूरी है। सबसे पहली बात अपन यहाँ किसकी कर रहे हैं, जिन की। किसकी कर रहे हैं, जिन की। किसकी कर रहे हैं, जिन की। जिन क्या होता है ना, तो यदि मैं एक कोशिका बनाऊं, ये क्या बना दी मैंने, कोशिका। ये क्या है आपके, कोशिका है ना। गोल भी हो सकती है, चौकड़ी बना दी मैंने, कुछ गलत थोड़ी है इसमें। मैंने बोला इसमें क्या होगा सर, केंद्रक होगा। क्या होगा ये, इसका केंद्रक होगा। होगा या नहीं होगा, ये इसका केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्या प्रेजेंट होगा सर, केंद्रक के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इस तरीके से क्या प्रेजेंट होंगे, गुणसूत्र। क्या प्रेजेंट होंगे, गुणसूत्र। क्या प्रेजेंट होंगे, गुणसूत्र। क्या प्रेजेंट होंगे वही, गुणसूत्र है ना। अब इस गुणसूत्र को एक को मैंने यहां से निकाला, क्या किया, एक गुणसूत्र, एक गुणसूत्र को मैंने यहां से क्या किया, निकाला। एक गुणसूत्र को मैंने यहां से निकाला। अब इस, ये क्या है आपका, ये क्या है, गुणसूत्र। ये क्या है, गुणसूत्र। यहां से मैंने गुणसूत्र निकाला। अब इस गुणसूत्र के अंदर क्या होगा सर, इस तरीके से डबल हेलिकल फॉर्म में क्या होंगे, डबल हेलिकल फॉर्म में क्या होगा, डीएनए। क्या होगा, डीएनए। कैसा होगा, डबल हेलिकल फॉर्म में। कैसा होगा, डबल हेलिकल फॉर्म में। अब मैंने बोला इस डीएनए को भी मैं यहां से निकाल लूं, तो ये कुछ इस तरीके से होती है संरचना, होती है नहीं होती। अब इस डीएनए के ऊपर क्या होगा आपका, कि इस प्रकार से यहाँ 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 ये क्या होंगे, इसको कहते हैं डीएनए खंड। क्या कहते हैं, डीएनए खंड। क्या कहते हैं, डीएनए खंड, है ना। और इन डीएनए खंडों में ही प्रोटीन संश्लेषण की इंफॉर्मेशन, लक्षण, ये सब डिपेंड होते हैं। इन डीएनए खंडों को क्या कहा जाता है, जिन। क्या कहा जाता है, जिन। और लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिन। कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिन। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, अरे भाई पॉइंट क्लियर हुआ क्या, आई क्या आपको बात समझ में। अब यहाँ पर आपको दो चीजें समझनी है कि सर लक्षण क्या है और लक्षण की प्रवृत्ति क्या है। लक्षण क्या हो गए, पौधे की ऊंचाई। लक्षण क्या हो गए, पौधे की ऊंचाई। लक्षण क्या हो गए, पौधे की ऊंचाई। और प्रवृत्ति क्या हो गई, लंबाई। क्या हो गई, लंबाई या बौनापन। कैसा हो गया, लंबाई या बौनापन, है ना। लंबा या बौना, क्या हो गया इसकी प्रवृत्ति, लंबा या बौना, है ना। अभी सो लेना, बाद में मौका नहीं मिलेगा, हाँ है ना। देखो नहीं बोल रहा है, तो सामने बोल रहा हूँ, है ना। है यहीं पर ध्यान है कि नहीं और है ना, समझ गए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें नहीं आई समझ में तो आगे पूरे चैप्टर भर ऊपर से जाएगी कहानी, है ना। तो जिन क्या होते हैं, तो मैंने बताया कोशिका के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, गुणसूत्र, जिसको आप कहते हो क्या, क्रोमोसोम। क्या कहते हो, क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम के अंदर किसकी पैकेजिंग होती है, डीएनए। डीएनए भी कैसा होता है, डबल हेलिकल। और इस डीएनए के खंड को ही क्या कहते हैं हम, जिन, जिसमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती है। और इन आनुवांशिक सूचनाओं के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या जाते हैं, लक्षण। पॉइंट क्लियर हुआ क्या। दूसरा मैंने बताया कि सर यदि कभी एग्जाम में आपको आ जाए लक्षण और प्रवृत्ति पहचानने के लिए, क्योंकि मैं आगे चलकर लक्षण और प्रवृत्ति दोनों वर्ड बार बार यूज करूंगा, तो यहीं पर मैं बता दे रहा हूं कि लक्षण का मतलब क्या हुआ कि पौधे की ऊंचाई। ऐसी एग्जाम्पल दूं, लक्षण बोले तो, हाँ लक्षण बोले तो बीज का रंग, बीज का आकार। और प्रवृत्ति बोले तो बीज का रंग कैसा होना, हरा होना और पीला होना, वो उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हुआ। तो यहाँ पर दिमाग में रख लेना, लक्षण मतलब लक्षण और प्रवृत्ति मतलब उस लक्षण के विकल्प, उस लक्षण के
विकल्प। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? यहाँ तक बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट है ना, और एग्जाम में 1-1, 2-2 नंबर में आते हैं सब पॉइंट। दूसरा एलिड, क्या है? एलिड। ये इसको क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी। क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी। क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी। क्या कहते हैं भाई? युग्म विकल्पी। तो मैंने बोला इस तरीके से आपका क्या था सर? ये गुणसूत्र। क्या था? गुणसूत्र। इसमें क्या है सर? इसमें क्या है? डीएनए की, इसमें क्या है? इस तरीके से डीएनए। क्या है? डीएनए है ना। इस तरीके से क्या है? इसमें क्या है? डीएनए। अब मैंने बोला कि यहां पर इस तरीके से क्या लगे हुए हैं? जीन। क्या लगे हुए हैं? जीन। क्या लगे हुए हैं? जीन, है ना। तो अब डबल हेलिकल है तो हर एक इसमें क्या होगा? हर एक इसमें क्या होगा? सेम टू सेम जीन होगा। सेम प्लेस पर सेम जीन होगा, है ना। सेम प्लेस पर सेम जीन होगा। तो मैंने बोला यहाँ पर जो जीन होता है, जो जीन होता है, जीन का युग्म विकल्पी, जीन का युग्म विकल्पी क्या कहलाता है आपका? जीन का युग्म विकल्पी क्या कहलाता है? एलील। क्या कहलाता है? एलील, है ना। तो इसको परिभाषित कैसे करोगे एग्जाम में यदि आ जाए 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में लिखने के लिए? तो डीएनए के किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले जीन के वेरिएंट या युग्म विकल्पी को क्या कहा जाता है? एलील। क्या कहा जाता है? एलील, है ना। अब ये आपके युग्म विकल्पी कितने प्रकार के होते हैं सर? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है कौन सा? समयुग्मनजी, और दूसरा कौन सा होता है? विषम युग्मनजी। युग्मनजी लिखिए, युग्मनजी, है ना। ठीक, इसको बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। और इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? पॉइंट क्लियर हुआ कि यहाँ पर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब समयुग्मनजी का मतलब क्या होगा भाई? यहाँ पर समयुग्मनजी का मतलब यदि हम लंबे पौधे वाले जीन का उठा रहे हैं, किसके उठा रहे हैं? लंबा पौधा। तो लंबा पौधा में क्या होगा? टीटी। टीटी बोले तो टॉप, मतलब दोनों जीन युग्म कैसे हैं? युग्म विकल्पी कैसे हैं? समान। कैसे हैं? समान। इसी तरीके से यदि मैं बोलना हूं तो दोनों के युग्म विकल्पी कैसे हैं? समान। पर यदि मैं विषम युग्मनजी की बात करूं तो इनमें दोनों के युग्म विकल्पी कैसे हो जाएंगे? असमान। कैसे हो जाएंगे? असमान। यहाँ पर ये लंबे पौधे का और ये बौने पौधे का। पॉइंट क्लियर। अब इसमें क्योंकि प्रभावी कौन है? प्रभावी कौन है? लंबा। तो इसका भी जो पौधा बनेगा वो कैसा बनेगा? लंबा। कैसा बनेगा? लंबा। पॉइंट क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? अरे भाई पॉइंट क्लियर हुआ क्या? चलो यहाँ तक बात समझ में है क्या? अब जो सबसे जरूरी चीज है ना, अभी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। क्या पूछा गया है? जीनोटाइप और फिनोटाइप, है ना। तो जीनोटाइप एक्चुअल में होता क्या है? जीनोटाइप सर होता क्या है? जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप जीन युग्मियों, जिन विकल्पियों के प्रकारों का अनुपात क्या होता है? प्रकारों का अनुपात क्या होता है? प्रकारों का अनुपात क्या होता है? जीनोटाइप। जैसे सपोज दैट मैंने बोला यहाँ पर कितने टाइप के दिख रहे हैं आपको? जीन विकल्प 3, है ना। एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है और एक ये वाला दिख रहा है। तो यहाँ पर जीनोटाइप का रेशियो क्या बता देंगे अपन? 1:1, है ना। अभी मैं आगे समझा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करें फिनोटाइप। क्या बात कर रहे हैं? फिनोटाइप। क्या बात कर रहे हैं? फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है? लक्षण की प्रवृत्तियों का अनुपात। मैंने बोला बेटा ये 3 लक्षण लिखे हैं, इसमें पौधा कैसा बनेगा? लंबा। इसमें पौधा कैसा बनेगा? बौना। और इसमें पौधा कैसा बनेगा? लंबा।
बनने वाले कितने हैं और बौना पौधा बनने वाले कितने हैं। लंबे पौधे कितने बन रहे हैं जो सामने लिखा है उसमें से बता, एक और ये दो। तो यहाँ पर लंबे पौधे कितने हो गए, दो, और बौना पौधा कितना हो गया, एक। तो इसका फिनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1, और जीनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1:1। पॉइंट समझ में आया क्या। तो याद रखना फिनोटाइप क्या होता है, लक्षण की प्रवृत्तियों का अनुपात, और जीनोटाइप क्या होता है, जीन विकल्पियों के प्रकारों का अनुपात। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, चलो है ना। अब अपन कल पढ़ेंगे क्या, संग्रह। क्या पढ़ेंगे, मेंडल के प्रभाविता के नियम। चलो जानते रहो। यदि